नमस्कार। द फेडरल देश में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे जिस तरीके से सीडीएस देश के सीडीएस अनिल चौहान ने सिंगापुर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरव्यू दिया रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग को, दोनों अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एजेंसी हैं, और उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया जिस बात को लेकर देश में जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ जिसको लेकर चर्चा की जा रही थी। ये पहले भी खबरें आ रही थी, हालांकि भारत सरकार की तरफ से, आर्म फोर्सेस की तरफ से तब खुलकर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन सीडीएस ने जो इंटरव्यू दिया सिंगापुर में रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग को, उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि क्या भारतीय लड़ाकू विमान पाकिस्तान के साथ जो झड़प हुआ उसमें क्या गिरे हैं, उन्होंने कहा कि ये मायने नहीं रखता कि हमारे विमान गिरे हैं। उन्होंने कहा कि क्यों गिरे हैं ये हमारे लिए जरूरी मायने रखता है और उसको हमने दुरुस्त किया। और लेकिन जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया, देश में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। उसको लेकर विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर है। और एक बहुत ही एक और उन्होंने जो महत्वपूर्ण सीडीएस ने जो बात कही, टैक्टिकल मिस्टेक, तो वो आखिरकार वो टैक्टिकल मिस्टेक क्या है, ये शब्द पे तमाम जो रक्षा विशेषज्ञ हैं इसको लेकर वो चर्चा कर रहे हैं। और क्या सीडीएस को इस तरीके से विदेशी धरती पर ये बयान देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था, साथ ही साथ विदेशी धरती पे क्यों चुना गया, देश में जब इतना मीडिया यहाँ पे मौजूद है उसको ये बात नहीं बताया गया। हालांकि आपको बता दें, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब आर्म फोर्सेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि हमारे सभी पायलट सुरक्षित है। जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने यही कहा कि हमारे सभी पायलट सुरक्षित है। लेकिन अब सीडीएस उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि मायने नहीं रखता कि हमारे विमान गिरे हैं, यानी कहीं ना कहीं वो स्वीकार कर रहे हैं कि विमान गिरे हैं। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान के इन आरोपों का, इन दावों का खंडन किया कि 6 लड़ाकू विमान भारत के गिरे हैं। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे आज। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित राय हैं जो जुड़ गए हैं। ललित जी, किस तरीके से देखते हैं, सीडीएस वहां पे गए थे, वहां पाकिस्तानी आर्मी के, डिफेंस फोर्सेस के भी लोग वहां मौजूद हैं और विदेशी धरती पे उन्होंने ये बयान देने के लिए चुना, और उसके बाद देश में राजनीति बहुत तेज हो गई है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? मनीष, देखिए, सांग्रीला डायलॉग जो है जो सिंगापुर में मतलब हो रहा है उसमें वो शामिल हुए थे और ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया। और उसकी रिपोर्टर ने एक सवाल यही पूछा कि क्या इंडियन जेट्स डाउन हुए थे। ये स्पेसिफिक सवाल था। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए, मैटर ये नहीं करता, जैसा कि आपने भी बोला कि मैटर ये नहीं करता कि क्या हुआ था। मैटर ये करता है कि हमने किस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड किया, और हमने क्या है कि वो बेहतरीन तरीके से रिस्पॉन्ड किया और एंड रिजल्ट हमारे फेवर में है, कहने का अर्थ है। लेकिन सवाल यह है कि बात तो वही है कि आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के 10 मई की तारीख तक, जब पूरी तरीके से सीज फायर का ऐलान हो गया और पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपनी तरफ से कोशिश की थी और पाकिस्तान के एयर बेसेस को तबाह किया गया था, तो तब से लेकर के निश्चित तौर पे भारत के लिए एक कामयाबी की बात थी कि भारत ने न सिर्फ आतंकी बेसेस को, 9 आतंकी बेसेस को निशाना बनाया, तबाह किया, जिसमें जैसे मोहम्मद का, जिसमें लश्कर तोयबा का जो सेंटर था, उसके साथ ही साथ जो पाकिस्तान के जो एयरबेस थे उनको भी तबाह किया। और पाकिस्तानी एयरबेस को तबाह करने के बाद जो डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें तीनों मतलब एयरफोर्स की तरफ से, मिलिट्री की तरफ से और नेवी की तरफ से तीनों बड़े अधिकारी शामिल हुए थे। और उसमें एक भारती से यही सवाल जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि देखिए, कम्बॉट की सूरत में इस तरह की स्थितियां बनती हैं। तो कहने का अर्थ है कि कहीं ना कहीं जब कम्बॉट की स्थिति में इस तरह के हालात बनते हैं तो इसका मतलब है कि आप इसका एक विश्लेषण कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ जो है, जो जेट को गिराने की बात थी वो हो सकती है। लेकिन अब जबकि ब्लूमबर्ग के साथ बातचीत में आपको अगर पूरे इंटरव्यू को देखिए तो उसने, जब रिपोर्टर ने सवाल किया है कि क्या कोई भी जेट पाकिस्तान की तरफ से गिराया गया था जो है, तो उसके जवाब में सीडीएस ने ये कहा कि ये एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है, पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, कुछ मतलब कॉम्बैट के दौरान ये चीज हुई थी, लेकिन हमने उसको रेक्टिफाई किया। और अहम बात यह है कि हमने किस तरीके से फिर रिस्पॉन्ड किया आगे चल करके। और लेकिन निश्चित तौर पे आप ये समझ सकते हैं कि मतलब भारत में राजनीति करने का एक मौका मिल गया और कांग्रेस की तरफ से सवाल भी दाग दिया गया कि अल्टीमेटली मोदी सरकार ये बताए, मोदी सरकार देश को जानकारी दे कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, सरकार की तरफ से ये बात सामने आनी चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि आप ऑपरेशन सिंदूर
के बाद जो 6 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक जो घटनाएं घटी और जिस तरीके से भारत ने उसको रेस्पॉन्ड किया, उसके बाद अब विपक्ष को एक मसाला मिल गया है और निश्चित तौर पे विपक्ष जो है वो मोदी सरकार से सवाल पूछ रहा है। जी मनीष। सीडीएस ने जिस तरीके से इंटरव्यू दिया, एक महत्वपूर्ण तो प्रश्न ये जरूर खड़ा हो गया है कि आखिरकार वो टैक्टिकल मिस्टेक क्या था। इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान, ठीक है, वो संख्या नहीं बता रहे हैं कि उन्होंने खंडन भी किया पाकिस्तान के दावों का कि 6 विमान गिरे हैं। उन्होंने उनके बयान से ये साफ तौर पे ये प्रतीत हो रहा है कि नुकसान तो हुआ है, लेकिन आपको जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ये सवाल पूछ रहे हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, इसे लेकर सरकार जो है क्या छिपाने की कोशिश कर रही थी, साथ ही साथ ऐसे क्या दिक्कतें आर्म फोर्सेस को, किस तरीके की सुविधाएं हम नहीं प्रदान कर पाए, इन तमाम इस पे चर्चा की मांग कर रही है। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार अब एक तरह से गिरती नजर आ रही है। लेकिन मनीष, इसमें सबसे अहम बात यह है कि देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जब कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है तो उसमें नुकसान एक हिस्सा होता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है कि मिनिमम जो नुकसान कितना हो रहा है, ये अहम बात है। क्योंकि जब लड़ाई जब होती है, जब इस तरह की बातें होती हैं, तो उसके बाद ऐसा नहीं हो सकता जो है कि कैजुअलिटी जो है वो ना हो, कुछ न कुछ नुकसान होगा, लेकिन नुकसान का स्तर क्या होगा ये अहम मैटर है। इसीलिए सीडीएस के बयान को अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि इनिशियली बहुत ही अगर अगर सरकार को छोड़ भी दें एक पल को, तो डीजीएमओ की तरफ से, डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात तो कही गई कि कम्बॉट की सूरत में इस तरह की स्थितियां बनती है। अब सीडीएस ने छिपाने वाली बात तब होती है कि जब डीजीएमओ की तरफ से साफ साफ तौर पे नकार दिया जाता कि नहीं कोई कम्बॉट में जो है कोई भी हमारी कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो बात अलग होती। लेकिन यह है कि कहीं ना कहीं ये मैसेज दे दिया गया जो है कि कुछ बातें हैं, नुकसान हुआ है, संख्या को लेकर के वो स्पष्ट नहीं कर रहे थे और संख्या को लेकर के सीडीएस ने भी कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं दिया। लेकिन एक बात तो साफ कर दिया कि निश्चित तौर पे पाकिस्तान का ये कहना कि उसने जेट्स को गिराए थे जो है वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। ऑपरेशन के दौरान जब इंडियन एयरबेसेस की तरफ से जब जेट्स गए होंगे, उस समय कोई टेक्निकल एरर हुआ हो या मैनुअल एरर हुआ हो या कोई और दिक्कत आई हो, ये बड़ी चीज है। लेकिन आप देखेंगे कि अगर मैनुअल एरर या टेक्निकल एरर को अगर आप नेग्लिजिबल मान सकते हैं, रीजन है कि अगर इतनी बड़ी चीज होती तो कहीं ना कहीं मानवीय नुकसान भी होता। लेकिन ये कि पूरे ऑपरेशन में जब वो कहते हैं कि हमारे फाइटर जेट्स जो है हमारे फाइटर पायलट्स जो है वो सेफली जो है आ चुके थे, तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें होंगी जो उतनी ही बताई जा रही है, जो कि मतलब सैन्य शक्तियों की मनोबल पर उसका कोई असर न पड़े। और खासतौर से स्वाभाविक है कि जब कोई भी जेट डाउन होगा या जब कोई भी दिक्कतें इस तरह की आएंगी तो उसकी बाकायदा जो समीक्षा होती है वो बिंदुवार होती है कि आखिरकार इस पूरे ऑपरेशन को हमने अपने फेवर में कर तो लिया, लेकिन ये कि इस दौरान जो डिफिकल्टीज आई, जो परेशानियां आई, वो किस तरह की थी और उसको हम कैसे रेक्टिफाई करें। लेकिन जहां तक इसके पॉलिटिकल मतलब बयानबाजी की आप बात करेंगे तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के सामने एक सवाल ये होता है कि जब कांग्रेस इस तरह की बात करती है तो स्वाभाविक है कि 1962 में जब इंडो चाइना वार हुआ था और तो वो भी लोगों के जहन में आ जाता है। और विपक्षी कम से कम जो है बीजेपी के लोग ये सवाल पूछते हैं कि कांग्रेस जो है किस हैसियत से, किस आधार पर इस तरह की सवाल करती है। कांग्रेस को कम से कम अपने जमाने में क्या दिक्कतें आई थी इंडो चाइना वार को स्पेसिफिकली, उसको भी बताना चाहिए कि आखिरकार जो है वो हार क्यों हुई थी। तो कहने का अर्थ है कि राजनीतिक तौर पर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उसको आरोप लगाने के लिए बहुत सारा मसाला मिल जाता है, बहुत सारे उदाहरण मिल जाते हैं। लेकिन वास्तविक चीज ये है कि हमने जो ऑपरेशन सिंदूर या उसके बाद जो स्थिति बनी उसमें किस लक्ष्य को हमने हासिल किया, ये महत्वपूर्ण है और जिसकी तरफ सीडीएस अनिल चौहान भी इशारा कर। जी मनीष। लेकिन जिस तरीके से उनका बयान सिंगापुर में दिया गया है, आपने एक बात कही कि 1962 का भी आपने जिक्र किया। 1962 और आज 2025 की तुलना क्या इस हद तक उचित है? क्योंकि अब क्योंकि भारत उस समय उस तरीके से परिपक्व नहीं था, संसाधन हमारे पास नहीं थे। 15 साल पहले हमें आजादी मिली थी और उसके बाद भारत 1962 का भारत और 2025 का भारत, बहुत उसमें अंतर है। और हम जब चौथी अर्थव्यवस्था होने की बात कर रहे हैं और अब जो है पाकिस्तान जिस तरीके से इस मुद्दे को पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पे यूटिलाइज करेगा, क्योंकि आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में जश्न मन रहा,
ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से प्रधानमंत्री रैली अलग अलग जगहों पे करके उसको भारत के जो आर्म फोर्सेस उसके शौर्य की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी सेलिब्रेशन चल रहा। तो ये क्या लग रहा है आपको, कहीं ना कहीं एक रणनीतिक तौर पे इस तरीके के बयान देके सीडीएस ने गलती की? आपको क्या लगता है सिंगापुर में जाकर? नहीं, देखिए, इसमें सीधी सी बात है कि ये स्पष्ट स्वीकारोक्ति है। और अगर आप सीडीएस के बयान को अगर आप देखें तो सबसे बड़ी चीज है कि डीजीएमओ की तरफ से ए भारती जो है थे, उन्होंने ये बात कही थी। 11 तारीख की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीएमओ ने कही कि कम्बाट की सूरत में इस तरह की स्थितियां बनती हैं। तो स्वाभाविक है, चाहे 1962 की लड़ाई हो, चाहे 1965 की लड़ाई हो, चाहे 71 की हो, चाहे करगिल की हो, चाहे ये हो, आप देखेंगे कि नुकसान जो होता है वो नुकसान तो हुआ ही हुआ है। वो दोनों साइड का जो भी पक्ष आपस में उलझे, और उसके बाद नुकसान दोनों पक्ष का हुआ। लेकिन एक ये देखने वाली बात है कि नुकसान किस स्तर का था, नुकसान किस लेवल का था। लेकिन ये बात सही है कि जैसे सामान्य तौर पे भी आप मनीष देखेंगे कि 15 साल पहले की अगर कोई स्थिति बनी, तो 15 साल पहले जो क्वेश्चन किसी एग्जाम को आप जब दे रहे होते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वही चीज डिफिकल्ट होता है। कंपैरिजन आप इस आधार पे नहीं कर सकते कि 2025 में बहुत सारी चीजें बदल गई। सही बात है कि टैक्टिकल तरीके से, तकनीकी तौर पर भारत काफी दक्ष हुआ, लेकिन उसका एडवर्सरी वो भी उसी के हिसाब से दक्ष हुआ। ऐसा नहीं है कि वो दक्ष नहीं था। तो कहने का अर्थ है कि किसी भी इस तरह की घटना का जो विश्लेषण होता है, वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर होता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर किस तरह की स्थिति थी। जैसे मसलन फर्ज करिए कि अगर भारत और पाकिस्तान की बात करें, और जिस तरीके से पाकिस्तान के एयर बेसिस को भारत ने तबाह किया, पाकिस्तान के डीप सीटेड, अगर नूर खान का ही उदाहरण दे लिया जाए, तो नूर करीब करीब जो एयर डिस्टेंस उसका 300 किलोमीटर से ज्यादा है। और अगर नूर खान एयर बेस को तबाह किया, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इंडियन जो कम्बाट्स जो एफिशिएंसी है वो बहुत ही अच्छी है, तभी जाकर के वो तबाही वहां पे मची। उस दौरान जो घटना घटती है, तो लोग अपने अपने तरीके से, हर एक देश अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट करता है। लेकिन सवाल है कि आप पाकिस्तान की तरफ से आप देखें कि जब भारत की तरफ से ये बार बार ये कहा जा रहा है कि कोई भी जेट वो पाकिस्तान के जरिए डाउन नहीं हुआ था, तो उसको लेकर के देखिए पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती कि जी हाँ, हमने जेट को गिरा दिया था। वो उस समय की बात थी। लेकिन बाद में जब भारत की तरफ से ये बातें आनी शुरू हुई, तो उसके बाद जो पाकिस्तान की तरफ से चुप्पी साध ली गई। और जहां तक सांग्रीला डायलॉग का देखेंगे, तो क्या है, बेसिकली जो है वो सिक्योरिटी के ऊपर ही, इंटरनेशनल टेररिज्म, सिक्योरिटी, सेफ्टी, इसके ऊपर आधारित एक डायलॉग होता है, जिसमें दुनिया के देश शामिल होते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हुआ था। तो उस उचित मंच पर सीडीएस जो अपनी बात रख रहे थे। लेकिन यह है कि उन्होंने ये बात नहीं छिपाई, ये बात नहीं कही कि हमारा नुकसान जो है या नहीं हुआ है। लेकिन नुकसान से ज्यादा मायने रखता है कि हमने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया। और जब वो कहते हैं कि शुरुआती दौर में कुछ दिक्कतें आई थी, लेकिन बाद में जो 2 दिन थे उसमें हमने बहुत ही हैवली रेस्पॉन्ड किया था, और नतीजा जो है देश और दुनिया के सामने। एक और जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे ये खड़ा होता है कि आपको याद होगा 1999 में जब कारगिल का वॉर हुआ, उसके बाद एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन हुआ था, जो कि उसको ये जिम्मेदारी दी गई थी, और मौजूदा विदेश मंत्री जो है उनके पिता ही थे उस एक्सपर्ट कमेटी के अध्यक्ष, जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि किस तरीके से भारतीय आर्म फोर्सेस अपनी तैयारी रखे ऐसे इवेंचुअलिटी के परिस्थितियों में। अब जब सीडीएस टैक्टिकल मिस्टेक की को स्वीकार कर रहे हैं कि टैक्टिकल मिस्टेक हुआ, क्या लगता है विपक्ष और कई आर्म फोर्सेस के जो पूर्व जो हमारे सैनिक रहे हैं, जो बड़े पदों पे रहे हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि एक बार फिर से एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाना चाहिए कि आखिर ये टैक्टिकल मिस्टेक किस तरीके की मिस्टेक थी? तो क्या लगता है आपको, सरकार सुनेगी या क्या लग रहा है आपको इस बात को लेकर? मनीष, देखिए, अल्टीमेटली ये तो फैसला गवर्नमेंट को लेना है कि उसको किस दिशा में लेकर के जाती है। लेकिन करगिल वार के बाद ये बात सही है कि करगिल वार के बाद एक कमेटी बनी, और उस कमेटी ने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए कि किस तरीके से हमको इस तरह की परिस्थिति में रेस्पॉन्ड करना चाहिए। जहां तक ऑपरेशन सिंदूर या ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के एयरबेसेस को तबाह किया गया, और अब ये जो स्थिति बनी है, तो उसमें सरकारी तौर पर फैसला करना है। विपक्ष दबाव तो बना रहा है कि निश्चित तौर पर सरकार जो है वो संसद का विशेष सत्र बुलाए, और उन सारी तमाम मुद्दों पर चर्चा करे, जो कि देश भी जानना चाहता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। लेकिन सवाल वही है कि इसको आप थोड़ा सामान्य तरीके से समझे कि आप किसी परीक्षा में जाते हैं, शामिल होते हैं, और आपके पास 5 सवालों को करने का ऑप्शन मिलता है।
और आपने क्या है कि शुरुआती 1 घंटे में आपको ऐसा लगा जो है कि चीजें जो हमारी मतलब पहुंच के बाहर हैं और सवाल हमसे हो नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने अपने दिमाग को संजत किया और लास्ट के 2 आवर में आपने बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म किया। तो कुछ बात वैसी ही है कि जब आप लड़ाई की भूमिका में होते हैं, लड़ाई कर रहे होते हैं, तो शुरुआती दौर पे कुछ जो रिएक्शंस मिलते हैं उसको देख करके आपको हो सकता है कि लगे कि शायद कुछ स्थिति परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं जा रही है, लेकिन फिर बाद में आप अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज करते हैं, बदलाव करते हैं और उसके बाद जो फिर आप उस पर अटैक करते हैं। तो ये ऑपरेशन सिंदूर, इसको देखिए बड़ी साफ गोई के साथ अगर सीरियस इस बात को कह रहे हैं तो ये देखना चाहिए कि कम से कम उसमें कहीं पाकिस्तान की तरह नहीं है कि वो झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ परोसने वाली बात नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान का आप देखिए कि अल्टीमेटली पाकिस्तान की तरफ से क्या है कि कोई भी स्थिति जब बनती है भारत के साथ जो है एस्केलेट होता है मैटर, तो वो तुरंत एटम बम लेकर के बैठ जाते हैं कि हमारे पास जो 250 ग्राम का एटम बम है, हमारे पास इतने एटम बम है और उसके बाद जो हम उसको यूज कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान आर्मी का एक बड़ा अधिकारी सांग्रीला डायलॉग में गया और उसने क्या कहा कि देखिए जब कभी भी एस्केलेशन होगा तो एस्केलेशन में हम न्यूक्लियर वेपन के यूज को जो है के यूज से इनकार नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी अप्रोच तो बहुत ही क्लियर है कि अल्टीमेटली कि उसको ये लगेगा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर स्थिति हमारे हाथ से निकल रही है और वो एस्केलेशन का लेवल क्या होगा उसको बिना जाने समझे मुझे वो न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जब इस तरह की स्थितियां बनती हैं, परिस्थितियां बनती हैं, तो उसमें कई चीजों को देखना पड़ता है और उसी हिसाब से फैसले होते हैं और ऑपरेशनल जो कमजोरियां होती हैं उसकी समीक्षा तो होती ही होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस मोमेंट पे इस तरह की स्थिति जेट्स डाउन हुए होंगे उस आधार पे ही ये किया गया होगा कि आखिरकार वो उसको ऑपरेट करने में दिक्कत थी या कुछ फैसला लेने में दिक्कत थी। और उसके बाद हमने देखा कि खुद सीडीएस ने कहा कि 2 दिन के बाद हमने बहुत हैवीली जो रिस्पॉन्ड किया था। लेकिन ये बात है कि भारत में राजनीतिक दलों के पास मतलब आरोप प्रत्यारोप लगाने का एक पूरा मुद्दा मिल चुका है। जी मनीष। एक और जो महत्वपूर्ण ललित जी बात ये है कि सीडीएस ने जो महत्वपूर्ण एक बात कही कि दोनों तरफ की सेनाओं ने और उनके प्रमुखों ने बहुत ही सूझबूझ के तरीके से, क्योंकि वो उन्होंने उनका साफ वक्तव्य है कि सेना जो होती है वो सबसे बेहतर स्थिति में होती है किसी भी स्थिति की समीक्षा के लिए। और क्योंकि वो न्यूक्लियर जो बार बार जो चर्चा हो रही है कि क्या ये जो दोनों देशों के बीच जो युद्ध है क्या ये न्यूक्लियर आर्म्स का इस्तेमाल होगा, उन्होंने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की जो सेनाएं हैं बहुत ही सूझबूझ तरीके से इस बात को समझ रही हैं और उन्होंने उसी तरीके से बर्ताव भी किया। तो जो सीडीएस बात कह रहे हैं और जो पॉलिटिकल क्लास जो बात कह रहा, आपको लगता है उसमें कहीं सामंजस्य नहीं लग रहा? तो ये एक नया उन्होंने नैरेटिव पेश किया, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से एक अलग नैरेटिव दिया जा रहा है। देखिए 2 तरह की चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज है कि हर राजनीतिक दल को अपने मासेस को, अपने वोट बैंक को, उसको भी एड्रेस करना होता है। अल्टीमेटली अगर भारत की बात करें तो भारत में डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है, वहां कहने के लिए लोकतंत्र प्रजातंत्र है, यहाँ जो है एक मजबूत लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में राजनीतिक दल लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, लोगों की परेशानियों को, दिक्कतों को सॉल्व करने की बात करते हैं, योजनाएं बनाते हैं। तो और जब यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है जिसमें एक पक्ष सरकार में है, दूसरा विपक्ष में है, तो दोनों को अपने अपने मतदाताओं को ये बताने के लिए, कहने के लिए कुछ न कुछ जो है मुद्दे चाहिए और वो मुद्दे जो होते हैं मिलते रहते हैं। अल्टीमेटली देखा जाए कि उससे देश किस हद तक प्रभावित होता है ये बड़ा मैटर करता है। कोई भी देश अगर केवल आप इस तरह की बातों में उलझ करके रह जाएंगे, और खासतौर से सैन्य जो ऑपरेशंस होते हैं, सैन्य ऑपरेशंस तो स्वाभाविक तौर पे वो राजनीतिक दलों की परिधि से बाहर होना चाहिए, उस पर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक कटु सत्य यह भी है कि चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो क्रेडिट डिस्क्रेडिट करने का मौका नहीं छोड़ते। जैसे कि सत्ता पक्ष इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की में जो भी कामयाबी मिली वो कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की कामयाबी थी, जो है उसने स्ट्रॉन्ग फैसला लिया और उसको सेना ने इम्प्लीमेंट किया। लेकिन वहीं पे विपक्ष अगर ये कहता है, विपक्ष अगर ये सवाल पूछता है कि वो बात सब सही है, इस मुश्किल घड़ी में पूरा विपक्ष, पूरा देश एक साथ था, लेकिन अगर सरकार अगर केवल अपनी पीठ थपथपाती है तो सरकार ये भी तो बताए कि अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसको जानने का हक देश को है। लेकिन इन सब के बावजूद भी सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी जानकारी जो देश को
देश के हित से जुड़ी हो और देश के हित को सफर करती हो, नुकसान पहुंचाती हो, तो शायद कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को भी उतनी संयम बरतने की जरूरत है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी अभी के मौजूदा स्थिति में दोनों तरफ से जो है बंदूकें तानी गई हैं और एक दूसरे के ऊपर निशाना साधने की पुरजोर कोशिश है, और ये बताने की कोशिश है कि अल्टीमेटली कांग्रेस की खामियों का नतीजा था, कांग्रेस की नीतियों का नतीजा था कि आज हम इस तरह की स्थिति में हैं, पड़े हुए हैं। और इसमें साथ ही साथ मनीष एक बात और है कि सीडीएस ने एक बात कही कि अल्टीमेटली अब इसको प्रॉक्सी वार कहना जो है सही नहीं होगा। और प्रॉक्सी वार क्यों नहीं कहना सही होगा, उसके बारे में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी हुक्मरान, उसके बाद जो पाकिस्तानी झंडा, ये सारी चीज लगे, इससे एकदम साबित होता है कि ये एक अलग तरह का युद्ध है, न कि प्रॉक्सी वार है। तो कहने का अर्थ है कि अब कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की सोच में, हिंदुस्तान की नैरेटिव में परिवर्तन आया है कि जो पाकिस्तान पहले 1971 के बाद या 1999 के बाद निश्चित तौर पे आतंकी तंजीमों को भेजा करता था, संगठनों के सदस्यों को भेजा करता था, कैडर्स को, अब वो खुले तौर पर संदेश दे दिया है कि हम पूरी तरीके से भारत के खिलाफ हैं। उसकी झंडे डंडे से जो है स्पष्ट है। तो स्वाभाविक है कि आज की मौजूदा परिस्थिति में विपक्ष के पास मौका ही मौका है, और विपक्ष सवाल करेगा और विपक्ष को सवाल करने का हक भी है। ऐसे में सत्ता पक्ष किस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करता है, किस तार्किक तरीके से उसका जवाब देता है, यह देखने वाली बात है। यद्यपि सत्ता पक्ष की बार बार ये कहा जाता है कि कांग्रेस को कम से कम आरोप लगाने का अधिकार नहीं है, कांग्रेस का अपना इतिहास इतना खामियों से भरा रहा है कि उसका खामियाजा आज भी हम भुगत रहे हैं, देश जो है उसको भुगत रहा है। जी मनीष। एक और महत्वपूर्ण जो सवाल है कि सरकार ने अलग अलग सांसदों के डेलीगेशन दूसरे देशों में भेजा ललित जी, और जो पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो नैरेटिव अपने पक्ष में बनाने की कोशिश की, आज जो सीडीएस का जो बयान आया है, ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश थी, कहीं ना कहीं लगता है कि आपको इससे सरकार के नैरेटिव सेट करने की जो कोशिशें थी उसको धक्का लगेगा? नहीं, सबसे बड़ी चीज है कि सीडीएस जो है वो ऑपरेशनल चीजों पर सवाल पूछा गया था, ऑपरेशनल चीजों पर सवाल पूछा गया था और उसका वो जवाब दे रहे थे। सेना तो सरकार का एक हिस्सा है ना, वो सेना जो है सरकार जो चाहेगी, पॉलिटिकल क्लास जो चाहेगा सेना को, मिलिट्री को एक्ट करना है। तो अल्टीमेटली क्या है कि ऑपरेशन सिंदूर करना है या नहीं करना है, ये फैसला सेना को नहीं लेना था। ऑपरेशन सिंदूर करना है, ये फैसला सरकार को लेनी थी। पाकिस्तान के एयर बेसेस को तबाह करना है, ये फैसला सरकार को लेना था। तो अल्टीमेटली सेना ने क्या किया जो है कि जो सरकार ने फैसला लिया, सरकार की तरफ से जो निर्देश थे उसको सेना ने एग्जीक्यूट किया। और जहां तक जो अभी पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट आप बात कर रहे हैं कि डेलीगेशन जो देश दुनिया के अलग अलग देशों में गया है, वो यह बताने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, पाकिस्तान जिस तरीके से अपने आप को पेश करता है, उसका सच ये है कि पाकिस्तान कभी भी किसी भी समय पर आतंकवाद को लेकर के वो गंभीर नहीं रहा है। पाकिस्तान एक तरफ कहता है कि वो खुद आतंकवाद से पीड़ित है। आपने देखा होगा कि कोलंबिया का आप उठा के देखिए कि कोलंबिया ने पहले क्या किया था जो है कि ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो लॉसेज हुए पाकिस्तान की तरफ, उसको लेकर के अपने कंसर्न को पेश किया था। और उसके बाद जो शशि थरूर जो कि डेलीगेशन को लीड कर रहे थे, जब उन्होंने साक्ष्यों के साथ जब पेश किया कि ये स्थिति है, तो उसके बाद कोलंबिया ने अपने बयान से जो है वो पीछे हटा और ये माना कि निश्चित तौर पे भारत जो है वो आतंकवाद का जो है वो विक्टिम देश है, विक्टिमाइज्ड है। तो कहने का अर्थ ये है कि मिलिट्री की तरफ से जो चीजें हैं वो तो ऑपरेशनल चीजों पे बात कर रहे थे, लेकिन जो सरकार का जो एजेंडा है, सरकार की जो बात है, जो सरकार की नीति है, वो ये है कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच से पूरी तरीके से आतंकवाद के मुद्दे पर अलग थलग करना है और यह संदेश देना है, बताना है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जो कार्रवाई, इकलौती ये मतलब पहलगाम जैसी घटना नहीं थी, बल्कि न जाने पहलगाम जैसी न जाने कितनी घटनाएं हैं जिसकी वजह से भारत का नुकसान हुआ है, जम्मू कश्मीर को नुकसान हुआ है। तो स्वाभाविक तौर पे कि ये दोनों बिंदु अलग है, ये ऑपरेशनल चीजें हैं, वो नीति की बात है। और पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट इंडिया की जो नीति है, उस नीति को जो डेलीगेशन अपने अपने तरीके से सदस्य जो भी देश हैं, 33 देश हैं, उनको बता रहा है। मनीष।
बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी इस चर्चा के लिए। और आपको बता दें जिस तरीके से सीडीएस का बयान आया सिंगापुर में, और उसको लेकर देश में राजनीतिक अब सरगर्मी बहुत तेज होने वाली है और होती भी नजर आ रही है। आप तमाम नेताओं के सोशल मीडिया पोस्ट को देखें, उनके बयानों को देखें, तो उसके बाद जाहिर तौर पर सरकार इसको लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री अलग अलग जगहों पे रैली कर रहे थे, उसके बीच जो है अब ये सीडीएस का बयान आया है। हालांकि सरकार की तरफ से, रक्षा मंत्री की तरफ से इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन जब सीडीएस वापस आते हैं, भारत आएंगे, तो उसके बाद देखना होगा कि किस तरीके की बातें निकल कर आती हैं, सरकार की तरफ से क्या कहा जाता है। लेकिन विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, जो राहुल गांधी ने अभी मई के दूसरे हफ्ते में ट्वीट कर पूछा था सवाल कि आखिर कितने लड़ाकू विमान गिरे, क्या किस तरीके का, क्या सरकारी दबाव में, सरकार के दबाव में आर्म फोर्सेस को मजबूर किया गया कि वो ऑपरेशन सिंदूर ऐसे समय पे करे जिस समय, क्या सेना उस समय पूरी तरीके से तैयार थी या न थी। ये तमाम सवाल सरकार से पूछे जाएंगे और इसीलिए स्पेशल सत्र की मांग की जा रही है। तो देखना होगा आगे क्या होता है, इस पे हमारी नजर रहेगी। लेकिन ललित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा के लिए, और दर्शकों से अनुरोध है कि वो बताएं ये चर्चा उनको कैसी लगी। साथ ही साथ देश द फेडरल वेबसाइट पर जाकर आप हमारी खबरों को पढ़ सकते हैं, वहां देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। थैंक यू मनीष।